जे मशहूर है 12 in 10। आज हमारे साथ हैं राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश जी स्टेज और टेलीविजन और फिल्मों के आर्टिस्ट हैं। आपने ड्रामे किए हैं और बहुत अच्छे सीरियल आपके अभी भी चल रहे हैं। लल्लन जी आपको याद होगा। वेलकम वेलकम राकेश जी एट बीडीसी टीवी। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। बिल्कुल जरूर। अच्छा राकेश जी, आप हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि स्टेज और फिल्मों का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है या डिफरेंट है। आपका क्या टेक था उस पर फाइनल? नहीं देखिए, आपने शुरुआत तो स्टेज से की थी ना? जी, अभिनय के हिसाब से सिर्फ माध्यम का फर्क है। अभिनय वहां भी वही करना होता है, अभिनय यहाँ भी वही करना होता है। माध्यम का फर्क है जैसे कि आप जब स्टेज पर रहते हैं तो जब आपका नाटक शुरू होता है और जब खत्म होता है तब तक सिलसिलेवार आपको वो चीज करनी होती है जो नाटक में लिखा है। लेकिन जब आप टेलीविजन करते हैं, फिल्म करते हैं, एड फिल्म्स करते हैं, तो वो टुकड़ों में लिया जाता है, कट कर करके। कोई जरूरी नहीं है कि पहले जो है वो जो शुरुआत के सीन है वो क्लाइमेक्स के भी हो सकते हैं, वो बीच के भी हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है माध्यम का। लेकिन एक और बात थिएटर जब रंगमंच आप करते हैं तो ऑडियंस अपनी आंख से देखती है, लेकिन जब आप टेलीविजन, फिल्म और सीरियल्स करते हैं तो ऑडियंस कैमरे की आंख से वो सब देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये इज अ बिग डिफरेंस। और दूसरा एक ये है कि यहाँ स्टेज पे आपके पास रीटेक का मौका नहीं होता। जी नहीं, इधर यहाँ आपके पास तो ये आई थिंक ये दो बहुत बड़े डिफरेंस हैं स्टेज और फिल्मों के, या कैमरे के सामने चाहे आप। माध्यम का फर्क है जी, माध्यम का फर्क है। अभी जैसे कहूंगा कि उसमें भी जैसे मैं कहूंगा कि फिल्म जो है वो बड़े पर्दे के लिए होती है, तो बड़े पर्दे के हिसाब से उसमें शूटिंग की जाती है। टेलीविजन जो है और छोटा पर्दा होता है, तो छोटे पर्दे के हिसाब से शूटिंग की जाती है। और आजकल ये वेब सीरीज है या ये चीजें हैं, उस माध्यम को ध्यान में रखते हुए कैमरे की आंख से भी उन चीजों को माध्यम के हिसाब से शूट करना पड़ता है। बेशक बेशक बेशक। तो आपने तो शुरुआत टेलीविजन से नहीं स्टेज से की थी? जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद भारतीय नाट्य अकेडमी BNA लखनऊ से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया था। उसके बाद फेलोशिप की 1 साल फ्रीलांसिंग किया। उसके बाद मैंने वहां 2 साल पढ़ाया। फिर FTI गया, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, वहां से मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया। उसके बाद मैं मुंबई आया और जब मैं वहां से कोर्स खत्म कर रहा था तो जहन में एक सवाल उठा कि मुझे मास्टर बनना है या एक्टर बनना है। तो अंदर से आवाज आई एक्टर बनना है। तो चलो भाई मुंबई चलो, वही चलते हैं, वही चल के करते हैं। उस दौरान मैंने थिएटर किया, टेलीविजन किया। जी, तो ये किस सन की बात है जब आप मुंबई आ रहे हैं? तकरीबन 90 की बात है, तो ऑलमोस्ट अबाउट 25-30 इयर्स इन बिटवीन। इतना टाइम हो गया, 29 साल के करीब हो गया था। 29 साल के करीब हो गया। तो इतना बड़ा पीरियड आपने देखा है फिल्मों का, स्टेज का और टेलीविजन का। क्या फर्क आपको लगता है इन तीनों? माध्यम तो है एक बड़ा फर्क, लेकिन जो एक माहौल होता है, यानी स्टेज पे जब आप काम कर रहे हैं तो डिफरेंट माहौल है, फिल्मों में जो आप काम कर रहे हैं तो यानी एक डिफरेंट माहौल है पूरी क्रिएटिविटी का। तो आपको क्या लगता है इसमें कितना फर्क आया है इन 30 सालों में, 25 सालों में? देखिए, जैसे एक बात ये कहूंगा कि जब मैं आया था तब जो मेरी उम्र थी और आज मेरी उम्र में जैसे फर्क आया है, वैसे ही इन सारी चीजों में जनरेशन के हिसाब से फर्क आया है। अब मैं कहूंगा कि टेलीविजन में जब मैं आया था तब डेली वीकली सीरियल्स चला करते थे, तो उनकी शूटिंग जो है बड़े आराम से होती थी। अगर 4 एपिसोड महीने में करने हैं तो हम लोग 8 दिन में, 7 दिन में 4 एपिसोड करते थे, 9 to 6 काम करते थे। अब जब डेली सोप का जमाना शुरू हुआ तो उसमें हमको 12-12 घंटे काम करने पड़ते। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे,
आपको केटर करना पड़ता है टेलीविजन के लिए। तो फिर हमारे काम का तरीका, हमारे काम के टाइमिंग्स, हमारी कई सारी चीजें बदल गई। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज। और हमारे जी, और हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्हों, और ऐसे में आपको ना आपके अंदर, एक्टर के अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त हैं कि नहीं यार मैं तो 9 से 6 ही करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा। बदकिस्मती से फिर वो चीजें आगे नहीं आ पाई उनकी। और जिन लोगों ने इन चीजों को स्वीकार किया वो चलते रहे। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, कोई भी चेंज आप में, आपके अंदर कोई चेंज आएगा नहीं, तो वो एक टाइप में होकर रह जाता है आदमी। समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, बहुत बदलना, जैसा देश वैसा भेष। एब्सोल्युटली आई एग्री। तो आप ये बताइए कि जिस वक्त आपने फिल्मों में या एज एन एक्टर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? मैं इसका एक ही जवाब दूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से। वेरी स्वीट। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने कहा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मेरे फादर ने ही सजेस्ट किया कि भाई अगर तुम्हें इस फील्ड में जाना है तो बाकायदा इस फील्ड की ट्रेनिंग लेके जाओ, क्योंकि जब तुम सामने खड़े हो तो तुम्हें काम आना चाहिए। सही। तो जो कुछ भी उन्हीं की बदौलत है। आपको इतना टाइम हो गया, आपने सब अच्छे बुरे बड़े छोटे सबके साथ काम किया है, बहुत कुछ आपने लाइफ में देखा है, फिल्मों के हवाले से, टीवी के हवाले से। तो अगर आपसे कहें कि अभी तक आपका सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा रहा, जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो, या जिसमें आपको लगा हो कि दिस इज द बेस्ट, अभी मेरा ये है? ऐसा है कि जब मैं ड्रामा स्कूल में था तो हमारे गुरु श्री पद्मश्री राज बिसारिया साहब ने मुझे एक ही चीज कही थी कि एक्टर को अपने आप को एक क्लीन स्लेट की तरह रखना चाहिए, और जो भी किरदार दिया जाए उसे अपनी तरफ से 100% करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैंने हर किरदार को एंजॉय किया और हर किरदार मेरे लिए उतना ही अहम रहा है। तो आप एज एन एक्टर इमोशनली अटैच्ड हैं पूरी अपनी जो आपकी लाइफ है, यानी फिल्मी या जो आपका कैरियर है, आप इमोशनली से अटैच हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखें और चाहें कि मैं अपनी कहानी, यानी हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो अगर आप अपने पीछे मुड़ के देखें तो आपको कैसा लगता है? आप अगर अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा उठा के उस पर कोई कहानी बनाना चाहें या उस हिस्से को कोई फिल्मी टाइटल देना चाहें, तो वो क्या होगा? मैं तो अगर अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहूंगा तो मैं यही लिखूंगा, सुहाना सफर। क्योंकि ऊपर देखिए अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, ऊपर वाले की दुआ, मेरी पत्नी का साथ, इन सब चीजों ने मिल करके उन अप्स एंड डाउन्स में हमेशा मैं आगे ही बढ़ा हूँ। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, चीजों को पॉजिटिव लेके चलता रहा हूँ, तो सफर सुहाना ही रहा है। वेरी गुड। तो इस सुहाने सफर में अगर आप कोई गाना गाना चाहें तो वो गाना क्या होगा? कौन सा गाना होगा? हाँ, ये देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया गया था गाना। जी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ब्यूटीफुल। तो यस, लाइफ का उतार चढ़ाव सब कुछ है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपने की हो कि मैं कभी, क्योंकि मेरे पापा की अभी डेथ हुई है 2 साल पहले, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें अमेरिका लेकर आऊं, कुछ दिन हम साथ रहे हैं यहाँ पे, और वो नहीं हो पाई पूरी। तो कुछ ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते थे कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, और वो अभी रह गई दिल में? आपकी और मेरी ख्वाहिश जो है
वो पापा से ही जुड़ी हुई है। पापा से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की बदौलत हूँ। तो मेरी जिंदगी में यहाँ तक लाने के लिए मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक ही चीज कहते थे कि मैं तुमसे स्टैंडर्ड डिमांड करता हूँ, तुम जीवन में जो भी काम करो एक स्तर का होना चाहिए। और जब मेरा काम आया, जब मेरा नाम हुआ, और बकौल उनके शब्दों के मेरा एक स्तर बना, तो पापा नहीं रहे। हाँ, वही सेम हैपेंड विद मी। तो मेरी माँ ने देखा, मेरी माँ ने सारी चीजें देखी, और मेरी माँ का यह था कि अगर टेलीविजन पे 3 बार रीटेलीकास्ट होता है तो वो अपने बेटे का प्रोग्राम वो 3 बार देखती थी। तो जैसे अभी लाइफ में आपको सेट किया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जो लैंग्वेज 30 साल पहले इस्तेमाल होती थी, वो लैंग्वेज आज फिल्मों में या टीवी सीरियल में, या क्योंकि लल्लन जी की जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, क्या है वो फ्लाइंग जेट जो आपका चल रहा है, तो ये जो डिफरेंस है आपको कैसा लगता है एज एन आर्टिस्ट? देखिए, एज एन आर्टिस्ट मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि टेलीविजन और सिनेमा, आज वेब सीरीज जो है वो हम वो दर्शाते हैं जो हमारे समाज में हो रहा है। तो अगर आप भाषा को लेके बात कहेंगी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भाषा ऐसी रखें जो हमारे समाज के लिए, समाज के हित में हो, समाज के लायक हो। हाँ, जो समाज बोल रहा है वही हम बोलें। जी 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 जी। अब यहाँ के, जैसे मैं कुछ वेब सीरीज देखता हूँ तो उसमें काफी सारे अपशब्द इस्तेमाल होते हैं, तो लोग कहते हैं यहाँ तो हो रहा है, लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो मुझे लगता है कि एक हद तक उसे अवॉइड भी किया जा सकता है। हाँ, आई मीन चेंज तो हमें एक्सेप्ट करना है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये होता है कि भाई एक लिमिट होती है हर चीज की, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, बस इतनी सी मेरी हाँ। बाकी तो जाहिर है जो कुछ चेंज हो रहा है, जो लॉन्ग रन में चलने वाला है वो बुनियादी चीजें हैं, बाकी तो सबको चेंज हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अब आपका क्या, बस वो बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, बनी रहे वो जरूर। एग्जैक्टली, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आप फ्यूचर में आपका कोई ऐसी चीज जो आप रियली करना चाहते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, कुछ भी जो आपकी ख्वाहिश है कि मुझे ये करना है? भाई, बकौल अभिनेता तो मैं अभिनय ही करना चाहूंगा और हर माध्यम में करना चाहूंगा। अब ये समय ऐसा आ गया है कि चीजें रुक गई हैं, कई चीजें प्लान्ड थी। अब जब यहाँ का लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद माहौल सही होगा, और चूंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो टीम वर्क वाली इंडस्ट्री है, कब उन्हें इजाजत मिलेगी चीजों को करने के, उस समय देखेंगे कि हम और आगे क्या क्या कर सकते हैं। जी, तो ऐसा कुछ आपका प्लान नहीं है अभी? नहीं, प्लान एज सच प्लान की बात करूंगा ना तो मैं एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर करना चाहता हूँ। यही मेरा मतलब था पूछने। हाँ, तो जी, मेरी कौन सा रोल है जो आप करना चाहेंगे? ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर करूं, और मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काफी काम किया है। और जब वो संविधान, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे बाबू जगजीवन राम का रोल करने का मौका दिया। हालांकि छोटा था पूरे उसके हिसाब से, कई सारे लोग, कई सारे किरदार थे उसमें, सब बायोग्राफिकल कैरेक्टर्स ही थे, तो जितना भी करने का मौका मिला मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ही कोई एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर जो है मुझे करने का
अवसर प्रदान तो ये मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं, कोई भी हो सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगी अगर आप ना, तो हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हिंदुस्तान में। मैं लाला लाजपत राय जी का रोल करना चाहूंगा। बस मैं 2-3 सवाल करूंगी कि एज इन ह्यूमन बीइंग, मुंबई में रहते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आप इंस्पायर कर सके किसी को, या कोई ऐसा आपके आसपास जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आज की तारीख में मेरी पत्नी है। वंडरफुल, बहुत पॉजिटिव है और हाँ, वो मुझे भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि दिन में एक बार खुद से भी बात कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में एक बहुत ही महान व्यक्ति से बात करने में, उनकी जानकारी लेने में तुम पीछे छूट जाओ। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव भी जिसको बोलते हैं ना, वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत जरूरी है। मैं यही कहूंगा कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा ही आएंगे, लाइफ में होते हैं। मैं अपने फील्ड के लोगों से कहना चाहूंगा, भैया देखो ऐसा है, ये जो फील्ड है ना, उसमें जैसा कि आपने पहला सवाल किया था कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, सबको नहीं मिलता है। हम खुद इस फील्ड को खुद से अपने पैशन बना करके यहाँ आते हैं, तो ये मान के चलें कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन कभी भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी न छोड़ें और अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर भरोसा रखें। बाकी तो तकदीर है, जहां तक उसे ले जाना है ले जाएगी। बेशक बेशक, आप मेहनत जो है कभी रायगा नहीं जाती। What is the weirdest thing a fan has ever done for you? कोई ऐसी चीज जो आपके एक फैन ने की हो, बहुत weird सी आपके लिए? Anything? Weird? कोई वाकया आपका हो कुछ? मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूँ। अच्छा। अरे दोस्त जो है नहीं, दोस्त तो सब अच्छे होते हैं, फैन जो है ना कभी कभी बड़ी अजीब सी हरकतें कर जाते हैं। तो ऐसा कोई वाकया जो किसी फैन ने आपके साथ सेट पर या लाइफ में, कहीं मार्केट में, कहीं भी आते जाते कोई ऐसी हरकत की हो जो आपको लगी हो यार इसने मेरे साथ क्या कर दिया? कोई वाकया याद आ रहा है आपको? ये यहाँ पे कई बार जो है ना, शूटिंग के दौरान प्रैंक्स होते रहते हैं। अच्छा, हाँ, वही। तो वो क्या हुआ था कि लापता की शूटिंग के दौरान जो इंदुमती थी, इंदुमती जो कि मुकुंदी लाल की वाइफ है, तो ये मुकुंदी लाल और इंदुमती वगैरह जो है हरिद्वार गए थे शूटिंग पे, मैं यही था। इंदुमती जो है बहुत मेरी बहन जैसी है। तो क्या हुआ कि वहां पर शूटिंग के दौरान रात में हमारे डायरेक्टर साहब ने उनसे फोन करवाया कि राकेश को फोन करो और उनसे कहो कि हमको एक बहुत ही घटिया से होटल में ठहरा दिया गया है, यहाँ लाइट भी नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, ये है वो है। अच्छा, चूंकि उसने फोन किया था इसलिए मैंने बात को बड़ी सीरियसली ले लिया कि अरे परेशान है, और एक्ट्रेस है, उसने रुआसी होकर के ये बात कही मुझसे, तो मुझे और भी जो है कंसर्न हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग ऐसे नहीं कर सकते तुम्हारे साथ, जरूर कोई बात नहीं होगी, लाइट चली गई होगी, छोटी जगह है। ये बोले नहीं ऐसा हो गया। हमने कहा एक काम करो, तुम मुकुंदी के कमरे में जाओ, उनसे बात करो। बोले वो उनके कमरे में गई, उनके कमरे में तो ताला बंद है, ये है वो है। इस तरीके से जब मैं परेशान हुआ तो मैंने कहा रुको, मैं प्रोडक्शन से बात करता हूँ, ऐसे कैसे तुम्हें अकेले छोड़ देते हैं। तब तक पीछे से बहुत जोरों से हंसने की आवाज आई, सब लोग जो है साथ में बैठ करके मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा तुम लोग वापस आओ हरिद्वार से, लापता भी बताता हूँ। कोई ऐसी बात जो आपको बार बार सुननी पड़ी हो कि राकेश जी ये नहीं करना है?
जो आपसे लोग बार बार कह रहे हो स्टेज पर, या आप या भाभी जी कहती हो आपकी वाइफ से सुनना पड़ा यार राकेश ये नहीं करना है, या आपके दोस्त कहते हो नहीं राकेश ये नहीं करना है, कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग आपके अंदर हो, या आपको लगता है कि बार बार मुझे कहा जा रहा है ये अब मैं हाँ, मेरे अंदर एक कमजोरी है, जो कमजोरी अभी मैंने आपको बताई। अगर मैं सुनता हूँ किसी कोई अपने आसपास कोई परेशान है या कुछ तकलीफ में है, तो मैं फौरन पहुंच जाता हूँ या कोशिश करता हूँ। कई बार जो है कई लोग जो है बाद में, जैसे मैं कहता हूँ अगर मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा किया है तो लोगों से कहो मत, तारीफ मत करो, लेकिन जिंदगी में कभी पलट के तमाचा मत मारो। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उल्टा ही मुझे कह दिया। उस वजह से मेरी पत्नी भी और मेरे जो बहुत खास दोस्त हैं वो यही कहते हैं बार बार कि देखो हर एक के लिए मत करो, जो बहुत करीबी है उन्हीं तक सीमित रहो, क्योंकि नहीं जानते हो तुम कब कौन किस तरीके से आगे चल करके रिएक्ट कर सकता है। ये बार बार मुझसे कहा जाता है कहाँ चल रही है वहां, क्यों फिर किस तरीके। कोई ऐसी जगह जहां आप को रहना पड़ा हो लेकिन आप रहना नहीं चाहते हो आप 1 मिनट के लिए भी, पर मजबूरियां जा नहीं सकते? एक समय ऐसा आया था, जैसे कि मैंने बताया मेरे फादर नहीं थे जी। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी पत्नी थी और मेरा बेटा बहुत छोटा था। यहाँ पर 11-11 महीने पर आपको किराए का घर बदलना पड़ता है। अच्छा लेकिन हाँ अभी भी होता है? लेकिन जी हाँ जी हाँ, तो किराए में रहते हैं ना, या तो उनको 11 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है, नहीं तो आपको बदलना पड़ता है। वो एक्सटेंशन भी सिर्फ 2 बार और मिल सकता है, ये यहाँ के कानून के हिसाब से है। तो मेरे फादर के ही फ्रेंड थे, उनके मकान में 11-11 महीने रहने के बाद पहुंचा। उनकी एक भांजी का मकान था। 2 साल के बाद अचानक उनको घर बेचना पड़ा, और मेरे न उस समय काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, और जब मेरे लिए थोड़ी परेशानी थी। अचानक मेरा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया। ओह माय गॉड। और मैं अपनी माँ, अपनी पत्नी और उस छोटे से बच्चे के साथ फिर किसी के घर में 3 महीने एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे रहा। फिर चीजें शुरू हुई, और तो मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि मेरी वजह से आज मेरी माँ को और मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को ये 3-4 महीने देखने पड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम राकेश जी।